सबके ऊपर एक आतंक का वातावरण फैला करके खाली ये मोदी जी महान, मोदी जी महान। अरे अभी मोदी जी को पुराने नेताओं से बहुत कुछ सीखना बाकी है। अब वो क्या सीखेंगे? उनकी उम्र 72-73 साल हो रही है। जितनी भी बातें बोली ये सारे हमारे चैनल पे चलेंगे। ऐसी कोई खुशी होगी कि आप इसको चलाइए। बिल्कुल चलेगा। आप जो इनके खिलाफ बोलेगा उसको क्या कर दें, इसका कोई किसी भरोसे नहीं रह गया है। इसे कोई बोलता नहीं। अच्छा, जो बोलता है वो ज्यादातर लोग डरे हुए हैं। बहुत कम लोग हैं जो नहीं डर रहे हैं, लेकिन उनकी बात अगर वो बोले भी तो कौन सा, पता नहीं आप कैसे हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आ गए, आपको किसने सजेस्ट कर दिया? सर मुझे किसी ने सजेस्ट नहीं किया है। प्रेस पूरा का पूरा केवल मोदी जी कर रहा है। मोदी जी क्या अनर्थ कर रहे हैं उसके बारे में तो कहीं कुछ आता ही नहीं। न तो कोई अखबार लिखने के लिए तैयार है, न कोई टीवी चैनल बोलने के लिए तैयार है। एक एनडीटीवी कुछ बोल रहा था तो उसको अडानी जी ने खरीद लिया। जितना टोटल नंबर ऑफ ईवीएम मैन्युफैक्चर हुआ है वो पूरा इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। उसका कुछ हिस्सा इलेक्शन कमीशन के पास है, कुछ हिस्से का पता ही नहीं है कहाँ। तो जो बड़े बड़े बंदरगाह हैं सब दिए जा रहे हैं। सब क्यों पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में सब कुछ दिया जा रहा है? क्या बहुत अच्छा मैनेजमेंट वो लोग करते हैं इसलिए कि उनकी वेल्थ बढ़ाई जाए। आखिर अडानी के बारे में क्या हुआ? इंटरनेशनल मार्केट में तेल का दाम अगर घटेगा तो भी इनका तेल का दाम 100 के ही आर पार रहेगा। कि आप खाली अपने विरोधियों के खिलाफ एक कार्रवाई कर रहे हैं, आप अपनी पार्टी के किसी आदमी के खिलाफ छापे नहीं डाल रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी को देखिए, वो जो बंगाल वाले हैं, उनके ऊपर भी इन लोगों का आरोप था और वो आदमी जब फिर बीजेपी में आ गया तो बीजेपी का नेता है। नमस्कार, मैं रूबी सिंह और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के पूर्व सांसद, गोरखपुर से रह चुके हैं ये हरिकेश बहादुर जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर आप कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं और इस समय कांग्रेस में काफ़ी हलचल चल रही है। जहां ये लग रहा था 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, जहां छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में ये लग रहा था कि कांग्रेस आने वाली है, वहां पे ऐसा लग रहा है मतलब वहां पे बीजेपी आ गई है। तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, बीजेपी आ गई है ये बात तो सही है जी। बीजेपी के लोग जीते हैं या उन्होंने जीत लिया है, यह भी समझने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री ने चुनाव का जब प्रचार का काम चल रहा था उसी समय उन्होंने एक घोषणा की कि ये जो अनाज योजना है 5 किलो अनाज देने वाली, ये 5 वर्षों तक और दी जाएगी। पहली बात तो ये है कि जब चुनाव का नोटिफिकेशन हो चुका था तो कम से कम प्रधानमंत्री को इस तरह की कोई घोषणा उस पीरियड में नहीं करनी चाहिए। लेकिन खैर उन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बहुत सारी चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। प्रधानमंत्री कुछ भी बोलते हैं, उनकी बातों के बारे में अगर कुछ चुनाव आयोग से कहा भी जाता है तो चुनाव आयोग उसके नोटिस नहीं लेता। अगर दूसरे लोग कुछ बोल देते हैं तो तुरंत चुनाव आयोग की नोटिस उनको मिल जाती है। ऐसी घटनाएं भी हुई हैं। ऐसा क्यों लग रहा है सर आपको? चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली ऐसी है। चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है वो एकदम संदिग्ध हो गई है। लोगों का बहुत भरोसा भी इस चुनाव आयोग पर नहीं है। ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी स्थिति इतनी कमज़ोर बना दी गई है कि ऐसा लग ही नहीं रहा है। इसी चुनाव आयोग में पहले टीएन सेशन हुआ करते थे। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि उनकी कार्यप्रणाली से सरकार को कई बार बहुत परेशानी महसूस होती थी, लेकिन वो हिचकते नहीं थे। उनको जो करना रहता था वो करते थे। उसके बाद 1-2 लोगों ने और अपने उत्तरदायित्व का ठीक तरीके से निर्वहन करने की कोशिश की है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो तो खैर एक अद्वितीय उदाहरण के रूप में है। सर आपको क्या लगता है जो 2024 का चुनाव आने वाला है, जो 3 राज्यों में कांग्रेस हार गई है, तो इसका असर उस पर पड़ने वाला है कि नहीं? उसका असर कुछ तो ज़रूर पड़ेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन जितना पड़ना चाहिए इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जो चुनाव ये लोग जीते हैं, उस चुनाव जीतने के बारे में अभी बहुत सारे लोगों के मन में तरह तरह के संदेह हैं। ऐसे कई लोग काफ़ी कुछ बोल चुके हैं जिन्होंने ईवीएम पर भी सवाल उठाए हैं, प्रधानमंत्री की इन घोषणाओं पर भी सवाल उठाए हैं। इसके अलावा ये जो हमारे गरीब तबके की बहुत सी महिलाएं हैं, उनके भी वोट के बारे में ये बात लोगों के दिमाग में है कि ये वोट। सर ये ईवीएम में मतलब क्या लगता है कि हमेशा ईवीएम पे ही कांग्रेस वाले अपना ठीकरा फोड़ते हैं? ये गलत बात है। कांग्रेस वाले ही नहीं, देखिए ईवीएम के बारे में इनके पार्टी के एक नेता रहे हैं नरसिम्हा, BL नरसिम्हा या क्या उनका नाम था, उन्होंने पूरी एक किताब लिखी है,
और उन्होंने ईवीएम के बहुत उसमें आलोचना की। उसमें अडवाणी जी ने उसकी भूमिका प्रीफेस वगैरह कुछ लिखा है, अडवाणी जी ने भी उस पर सवाल उठाए हुए हैं। अगर वो किताब पढ़ी जाए तो सबसे पहले इन्हीं लोगों ने लिखा और बोला। अब चूंकि इनकी सरकार है इसलिए दूसरे लोग उठाते हैं तो दूसरों पर आरोप लगाते हैं। इनसे पूछिए कि इन्होंने वो किताब क्यों लिखी, अडवाणी जी ने ये बात क्यों कही। तो जहाँ अब आजकल जो ईवीएम में मैनिपुलेशन हो रहे हैं उसके कारण है। अभी मध्य प्रदेश में कई जगह ईवीएम पकड़े गए, पाए गए, कुछ फेंके हुए मिले थे। ये कैसे हो जाता है। इसके अलावा यह भी एक रिपोर्ट है, कई लोगों ने इस पर बोला भी है, यूट्यूब पर ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जिसमें कहा गया है कि जितना टोटल नंबर ऑफ ईवीएम मैन्युफैक्चर हुआ है वो पूरा इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। उसका कुछ हिस्सा इलेक्शन कमीशन के पास है, कुछ हिस्से का पता ही नहीं है कहाँ। तो हो सकता है कि उसके जरिए कुछ होता हो। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपने वोट डाला है किसी खास ईवीएम में, किसी खास पोलिंग स्टेशन पर खास ईवीएम रखा हुआ है, उसमें वोट डाला गया है। अगर वो स्ट्रांग रूम में न पहुंच करके कोई दूसरा ईवीएम वहां पर पहुंच रहा है, रास्ते में कुछ और चीज़ किया जा रहा है, तो इसको कौन, जहां उनकी सरकारें हैं वहाँ तो इसके बहुत चांसेज हैं। सर इतना सेफली पहुंचाया जा रहा है तो फिर आप कैसे कर सकते? तो ये होगा तो अब सवाल है कि अभी इसका कोई सॉलिड प्रूफ किसी के हाथ में नहीं आ रहा है, उसी का तो फ़ायदा उठा रहे हैं। और जहां इनकी सरकारें हैं वहां पर तो लोगों को बेहद इसमें आशंकाएं हैं कि ये लोग कोई काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। कारण ये है कि इनके ज़्यादातर नेता बहुत झूठ बोलते हैं, बड़े बड़े नेता झूठ बोलते हैं। आपको पता होगा इस देश में ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग कोरोना के टाइम में मर गए थे, लेकिन भारत सरकार से जब पूछा गया था पार्लियामेंट में, उनका जवाब है कि क्या ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु हुई थी। साफ साफ पार्लियामेंट में बोला कि किसी की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। यही बात उत्तर प्रदेश असेंबली में उस समय के हेल्थ मिनिस्टर ने बोला। अब आप लोग खुद सोचिए कि ऑक्सीजन की कमी से कोरोना में किसी की डेथ हुई थी कि नहीं हुई थी। तो इतना जो झूठ बोलने वाले लोग हैं जिनके हाथ में व्यवस्था है वो क्या कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? सर ये बार बार आप झूठ बोलने वाला ये इसके एक नहीं कई उदाहरण हैं। एक लेटर है मेरे पास, एक मुकुंद विष्णु मावलंकर हैं, वो एक सीनियर रिटायर्ड आदमी हैं, वो कभी IIT कानपुर के स्टूडेंट रह चुके हैं। अच्छा। प्रधानमंत्री ने 54th कन्वोकेशन में वहाँ पर बोला है कि भारत की आज़ादी के बाद 25 वर्षों तक विकास का कोई काम नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा झूठ है। प्रधानमंत्री के स्तर के व्यक्ति को ये कभी नहीं बोलना चाहिए था। ये बहुत निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए सब थोड़ी है, क्योंकि उसी 25 वर्ष में सब कुछ हुआ है। उसी में एटॉमिक एनर्जी की स्थापना हुई है, उसी में इसरो की स्थापना हुई है, उसी में बड़े बड़े डैम बने हैं, तमाम इंडस्ट्रीज बने हैं, तमाम स्टील प्लांट्स बने हैं, IITs बने हैं, IIMs बने हैं, वही आज भी हैं। इनके जो फर्जी बातें हैं, कितने IIT बना दिया, इतने खाली बिल्डिंग खड़ा करने से IIT बनता है क्या? वो आज भी 5 IIT जो उस समय बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू के टाइम में, आज वो वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में उनकी गिनती होती है, उनकी रेटिंग उसमें की जाती है। उसमें कोई न कोई IIT आज भी 100-150 के अंदर, 200 के अंदर आता है। अभी भी वहाँ बम्बई वाला IIT उसमें आया है, कभी दिल्ली वाला IIT आता है। तो ये सारे इंस्टीट्यूशन बनाए गए, तमाम इंडस्ट्रीज बनाई गई। आज जैसे अब वंदे भारत ट्रेन का प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हैं, कहीं भी वंदे भारत, इनसे पूछिए को रेल इंजन जो उसमें लगा हुआ है वो इंजन कहाँ पर बना है? वो जो कोचेज रंग करके दौड़ा रहे हैं वो कोचेज कहाँ बनते हैं? उन कोच फैक्ट्रीज को किसने बनाया? उन रेल इंजन के कारखाने किसने बनाए? 9-10 साल से तो है प्रधानमंत्री, कितने कारखाने बनाए और कितने कारखाने बेच दिए दूसरे बड़े बड़े पूंजीपतियों को। जनसंघ के बारे में शुरू से कहा जाता था कि पूंजीपतियों की पार्टी है। आज पूरी तरह से साबित कर रहे हैं कि सारा इंडस्ट्री ऐसे लोगों के हाथ में दे दीजिए, सारे एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट को, जो बड़े बड़े बंदरगाह हैं सब दिए जा रहे हैं। सब क्यों पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में सब कुछ दिया जा रहा है? क्या बहुत अच्छा मैनेजमेंट वो लोग करते हैं इसलिए कि उनकी वेल्थ बढ़ाई जाए? आखिर अडानी के बारे में क्या हुआ? जो आदमी 2014 के पहले विश्व के धनी लोगों की लिस्ट में 609 नंबर पर कहीं था, वो आदमी एकदम से पहुंच गया 9 साल में, 8 साल में दूसरे नंबर पर कैसे आया? इतनी क्यों आपको जो उसके ऊपर जो इतनी आलोचना हुई, जितनी बातें उठाई गई, उसकी कभी जांच नहीं होती। आप केवल अपोजिशन के लोगों को टारगेट करते हैं, किसको पकड़ो, उसको पकड़ो, इसके वहाँ रेड करो, उसके वहाँ रेड करो। ये सब महापक्षपात है, महाअन्याय है, महा अत्याचार है। लेकिन अगर देश के लोग इसको नहीं देखना चाहते, आंख मूंद कर रखना चाहते हैं, तो ये चीज़ तो हिटलर ने भी किया था। हिटलर जब अपने विरोधियों को बदनाम कर रहा था, उनके कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा था,
तो उस समय तो लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा था। बाद में जो जर्मनी भुगता वो अच्छी तरह से सबको मालूम है, जर्मनी का क्या नहीं हुआ, 2-2 टुकड़े में तो टूट गया वो। तो अगर अत्याचार के बेसिस पर कोई आदमी कुछ दिन तक शासन कर ले और यही सब करता रहे, तो इसको आप क्या कहेंगे, कब तक कहेंगे कि अच्छा है? सर आप ये 5 साल तक अनाज देने की घोषणा जी, आपने किया, इस पर खर्च आप जानते हैं? एक एनालिसिस में आया है 11,80,000 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है इस पर। ये कहाँ से आएगा पैसा? ये जो आज सारी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में तेल का दाम अगर घटेगा तो भी इनका तेल का दाम 100 के ही आर पार रहेगा। ये आर पार में चाहे इस पार रहे चाहे उस पार रहे। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? सर ये बार-बार आप अत्याचार का नाम ले रहे हैं। बिल्कुल है ही लोगों के ऊपर। आप देखिए जो ये सब कानून बने हुए हैं, पीएमएलए वगैरह का जो कानून बना है, जिस पर तमाम लोगों को, या आप पार्टी वालों को कितने को, कोई एक तरह से निरपराध लोग हैं, सारे महीनों से जेल में पड़े हुए हैं। कोर्ट खुद कहा, सुप्रीम कोर्ट के एक जज की एक टिप्पणी है, बेंच का जो हेड कर रहे थे, ये मनीष सिसोदिया के केस में मैंने सुना, उन्होंने कहा कि ये ईडी के अफसरों से कि आपने जो मामला यहाँ लाया है, अगर ये लोअर कोर्ट में जाएगा तो 2 घंटे या 2 मिनट में ये क्रॉस एग्जामिनेशन में ख़त्म हो जाएगा, तो रहेगा ही नहीं, आपके पास कोई सबूत ही नहीं है। फिर भी चूंकि ईडी इंसिस्ट कर रही थी, उन्होंने दे दिया कि ठीक है अभी हम नहीं देते हैं बेल। सर कांग्रेस के नेता पे ही, जो राज्यसभा के नेता हैं, उनके ऊपर ही ये लगाया गया है कि अभी निकल के आ रहा है जो न्यूज़ है इस समय की चल रही है, 300 करोड़ का घोटाला किए हैं, अभी और भी किए होंगे जो अभी काउंटिंग हो रही है। नहीं देखिए, तो हम इस पे कहते क्या हैं कहेंगे आप? 300 करोड़ नहीं, 3,000 करोड़ रुपए हो। ये चीज़ उसको, जिस आदमी के खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं, उस कार्रवाई पर हमको तो आपत्ति नहीं है, ठीक है। वो अगर कोई भी आदमी अगर गलत काम कर रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सर ये कांग्रेस का नेता है तो एक इफेक्ट तो आएगा। नहीं, ये तो आएगा, इसीलिए तो किया जा रहा है कि ताकि पूरी पार्टी को बदनाम करो। वो ये सब हिटलर की टैक्टिक्स है, तानाशाहों की टैक्टिक्स है, विरोधियों को बदनाम करो। एक बार जब वो आप तानाशाह कैसे कह सकते हैं सर? यही सब काम है ना, कि आप खाली अपने विरोधियों के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं, आप अपनी पार्टी के किसी आदमी के खिलाफ छापे नहीं डाल रहे हैं, उनके ऊपर आरोप नहीं है, उनके बारे में लोगों को नहीं पता है, कितने लोग शराब के धंधे में हैं। आपको पता है 2022 के चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में एक जैन के वहाँ कन्नौज में, जिसका व्यापार था इत्र वगैरह का, एक उसके ऊपर कुछ रेड वगैरह हुई, वो उसके करोड़ों रुपए की बात आई कि इसके पास करोड़ों रुपए है, कहाँ दीवार में छिपाया है, कहाँ का। कुछ ही दिन के बाद वो बताया अखिलेश यादव ने कि वो जैन जो था वो बीजेपी से कनेक्टेड था। हफ्ते भर के अंदर उसके केस का कहीं कुछ पता ही नहीं चला कि कहाँ हुआ, क्योंकि ये लोग ये समझ के किए थे कि ये जैन जो है सपा से कनेक्टेड है। जब उनको पता चला कि तो बीजेपी से सर आपने ये कहा कि ये सपा से कनेक्टेड है, उनको ये लगा था। हाँ। लेकिन मतलब जो नेता लोग हैं उनको ये तो पता होगा हमारे पार्टी के कौन से आदमी है कौन से नहीं, उनको बाद में कैसे पता चला? नहीं है, ये कभी भी किसी को नहीं पता होगा। जैसे मान लीजिए कि आप हमारी पार्टी की नेता हैं किसी लेवल पर, आप क्या क्या काम कर रही हैं, कहाँ पर क्या आपका है, सारी चीज़ों की जानकारी लोगों के पास कहाँ होगी। लेकिन सवाल ये नहीं है, कांग्रेस ने ये तो नहीं कहा कि इसके खिलाफ जांच मत कीजिए। कांग्रेस आपने ये कहा कि हफ्ते भर के बाद जब पता चला कि हमारा ही आदमी है, यानी कि बीजेपी का, आपने ये कहा खत्म हो गया। हालांकि पहले भी तो उनको पता होगा कि हमारा ही आदमी है। वही तो गलती हो गई ना। कई बार ऐसा वो उसी नाम का कोई दूसरा आदमी भी था जो कि सपा से कनेक्टेड था, तो ये समझ करके कि ये सपा वाला है, वहाँ पर रेड पड़ी थी। बाद में वो पता चला कि नहीं तो बीजेपी से कनेक्टेड है, बाद में उसका मामला सब खत्म हो गया। अरे आप इस बार क्यों जाती हैं, उसको छोड़िए। जिन लोगों के खिलाफ इन लोगों ने किताबें बुकलेट छाप करके सीबीआई ईडी की इंक्वायरी की डिमांड की हुई है, जैसे वो आपके आसाम के जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, वो जब कांग्रेस में थे तो उनके खिलाफ यही लोग मांग कर रहे थे कि उनकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जब वो इस पार्टी में आ गए बीजेपी में, तो अब देखिए वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। शुभेंदु अधिकारी को देखिए आप, वो जो बंगाल वाले हैं, उनके ऊपर भी इन लोगों का आरोप था। और वो आदमी जब फिर बीजेपी में आ गया तो आज बीजेपी का नेता है। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में बोल रहे थे एनसीपी के बारे में कि सबसे भ्रष्ट पार्टी, और 70,000 करोड़ रुपए घोटाला, क्या क्या बोले। 3 ही 4 दिन के बाद वो अजीत पवार ज्वाइन कर लिया बीजेपी, और देखिए वो तुरंत फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया। फाइनेंस मिनिस्टर बन गया, और कई लोग और भी आए, वो भी मंत्री बने, और कहीं जांच न करी। ये क्या है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसका इसको मैं क्यों एक्सप्लेन करें, इसको पार्टी एक्सप्लेन। आपका मतलब हिंदुस्तान की जनता इसको कैसे समझना चाहती है?
ये ईमानदारी का काम है, ये अत्याचार नहीं, अन्याय नहीं तो क्या है, ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है, ये व्हाट इज दिस? आप किसी को ये तो जनता बताएगी, पार्टियां बताएंगी। वो ठीक है, जी। तो हम जो बात कर रहे हैं वो हमारी बात आपसे इसीलिए कर रहा हूँ कि आप जनता तक पहुंचाइए। जनता आंख मूंद करके अगर वोट इनको दे करके इस देश को बर्बाद करवाना चाहती है तो करे भाई, वो तो हम रोक तो नहीं पाएंगे। हम तो खाली जनता से समझा सकते हैं, कह सकते हैं कि ये लोग गलत लोग हैं, गलत काम कर रहे हैं, इनको सत्ता से हटाओ, ये तो हम कहेंगे। जी जी। ये बताइए सर, जो 2024 का चुनाव आने वाला है, इसमें कांग्रेस पार्टी का क्या मुद्दा लेकर आने वाली है, वो लड़ने वाली है? जैसे कि हर बार एक मुद्दा होता है। बहुत सारी बात है। ये सबसे पहले तो यही कहा जाएगा कि जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं दूसरे पार्टियों पर, इनकी जांच की जाए। ये लोग और ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्योंकि इनके लोगों के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं इसकी ये जांच नहीं कर रहे हैं। तो एक तो हम जो भी पार्टी आएगी, हम सब लोग चाहेंगे कि वो पार्टी इन लोगों की भी जांच करे। ठीक है, दूसरे लोग अगर भ्रष्ट हैं उनकी जांच करो, उनको जेल में डालो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अपने लोगों को दूध का धुला हुआ क्यों बता रहे हो, जबकि तुम्हें पता है कि ये लोग गड़बड़ी किए हैं? सबसे बड़ा केस तो एनसीपी का अजीत पवार वाला केस है, जो आकर के इनके पास आया, अभी रिसेंट है एकदम, बिल्कुल तत्काल। उनकी भी जांच करो। और भी जो देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर कर रहे हो। अभी देखिए, जो इलेक्शन कमिश्नर्स का स्टेटस था वो सुप्रीम कोर्ट के जजेज के बराबर था, उसको घटा करके कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर किया। क्यों किया? हालत यह है कि पहले इलेक्शन कमीशन जब बुलाता था तो सरकार का बड़ा से बड़ा सेक्रेटरी वहाँ पर जाता था, होम सेक्रेटरी और सब बुलाए जाते थे वहाँ पर, उनसे डिस्कस करके तब ये कब चुनाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए किसी स्टेट में या देश का, सब चीज़ें वो लोग डिस्कस करते। अब तो सीधे के इलेक्शन कमीशन के मेंबरों को, जो कमिश्नर्स हैं, उनको गवर्नमेंट के लोग बुला ले रहे हैं, वो जा रहे हैं वहाँ पर इनसे मिलने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन की क्या स्वतंत्रता रहेगी जब वो आपकी इतनी यह भी आज़ादी आप उनको नहीं दे रहे हैं, उनका स्टेटस घटा दे रहे हैं? ये सब क्यों कर रहे हैं आप? आखिर इस देश में लोकतंत्र बनाए रखने के लिए निष्पक्ष चुनाव होना जरूरी है कि नहीं है? अब सीएजी की स्थिति देखिए, सीएजी की कुछ रिपोर्ट आई, सरकार के बहुत सारे मामलों में सीएजी के अफसरों ने तमाम अफसरों का कुछ ही दिन के बाद ट्रांसफ़र कर दिया गया। सीएजी की अब किसी रिपोर्ट पर बात, पहले हुई सीएजी की रिपोर्ट को लेकर के कांग्रेस की सरकारों को कितना इन लोगों ने बदनाम किया। वो आपका वो रामदेव भी एक किया हुआ था एक आंदोलन, बाद में जब उसको किसी ने डरा दिया कि आज तो आप रात में गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, तो महिलाओं का सलवार वगैरह पहन करके भागा। सर, विपक्ष का क्या मुद्दा हो सकता है 2024 चुनाव के लिए? जैसे आपने अपना तो मुद्दा बता दिया अपने पार्टी का, कांग्रेस का। विपक्ष का यही मुद्दा है कि देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर न किया जाए, उनकी जो स्वायत्तता है उसको कायम रखा जाए, संविधान में ऐसे परिवर्तन न किए जाएं जिससे कि लोकतंत्र कमज़ोर हो जाए और तानाशाही की व्यवस्था देश के अंदर कायम हो। क्योंकि लोगों को भय है कि ये लोग अगर फिर से आ जाएंगे तो इस देश के संविधान को ही बदलेंगे। प्रधानमंत्री के फाइनेंशियल एडवाइज़र ने एक देवो राय करके हैं, आशीष देवो राय क्या उनका नाम है, उन्होंने अभी एक आर्टिकल पूरा लिखा। उस आर्टिकल में उन्होंने लिखा कि देश का संविधान बदल देना चाहिए और देश में संविधान की उम्र जो है वर्ल्ड में पूरा एवरेज एज 15 ईयर्स है, 15 साल औसतन वो रहता है, उसके बाद वो जनरली बदल दिया जाता है, ऐसा कुछ उनका आशय था। और ये तो संविधान 70 सालों से 75 सालों से चल रहा है। सर, लेकिन हमारा हमारा संविधान तो सबसे लंबा है सर, और लिखित संविधान है, हर एक संविधान से लिया गया है। तो ये नहीं पूछिए ना, तो वो जो इनका फाइनेंशियल एडवाइजर अगर इस तरह का लेख लिख रहा है तो बगैर इनकी सहमति के लिख रहा है। एक तरफ अम्बेडकर की मूर्ति को रोज माला पहनाइएगा, बाबा साहब करके ड्रामा करिएगा, और उसके बाद उस लिखे हुए संविधान को जिन लोगों ने संविधान को बनाया है, उन लोगों के इंटेलेक्ट का 10% भी इंटेलेक्ट आदमी तो इनके पास नहीं, हमको कोई दिखाई दे रहा है। आज कह रहे हैं उस संविधान को बदल दो। उस पर कितनी बहस हुई है, क्या सोच करके सब कुछ बनाया गया, क्या फ्रीडम दी गई, फ्रीडम लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है। आज आपके प्रेस की क्या हालत है? प्रेस पूरा का पूरा केवल मोदी जी कर रहा है। मोदी जी क्या अनर्थ कर रहे हैं उसके बारे में तो कहीं कुछ आता ही नहीं। न तो कोई अखबार लिखने के लिए तैयार है, न कोई टीवी चैनल बोलने के लिए तैयार है। एक एनडीटीवी कुछ बोल रहा था तो उसको अडानी जी ने खरीद लिया। अब लीजिए, अब उसमें तो तमाम पत्रकार छोड़ करके रिजाइन करके चले गए। बहुत सारे पत्रकार तो टीवी चैनल से ऐसा उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि वो छोड़ करके भाग गए सब, या निकाल दिए गए। ये सब हुआ।
तो मीडिया का ये हाल है, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं रह जाएगी, इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र नहीं रह जाएगा, सीएजी का भी महत्व घट जाएगा, अदालतें दबाव में डाल दी जाएंगी। तो हमारा तो ये सब मुद्दा होगा कि ये सब नहीं होना चाहिए। जो संवैधानिक व्यवस्थाएं पहले से चली आ रही थीं, जिनकी वजह से देश एक लोकतांत्रिक देश के रूप में चल रहा था, उसको कायम रखा जाए। आप ज़बरदस्ती किसी के खिलाफ किसी को पकड़ लीजिए, सालों जेल में रखे रहिए, ये सब जो हो रहा है क्या कोई लोकतांत्रिक तरीका है? ये सब अत्याचार है, कंप्लीट तानाशाही में ही सब होता है। केवल एक ही फ़र्क है कि हिटलर ने 68 लाख लोगों को मरवा दिया था, अभी इन्होंने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को नहीं मरवा। क्या आपको क्या कहने का मतलब है कि लोगों को मरवा रहे हैं? ये भी अभी मरवा रहे हैं, नहीं मरवा रहे हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जिनको लेकर के लोगों के मन में बहुत संदेह है। उस पर किताबें तक लिख दी गई। वो एक निरंजन टकले करके एक पत्रकार हैं, उन्होंने जस्टिस लोवा के बारे में जो किताब लिखी है, उसको पढ़ने के बाद तो ऐसा लगता है कि पता नहीं इस सरकार के लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब कोई सबूत तो किसी के पास है नहीं कि कोई बात स्पष्ट रूप से कह सके। लेकिन अब जैसे जो हरेन पांड्या की वहाँ पर हत्या हुई थी, उसमें उनकी पत्नी ने ही जो बयान दिया था, उसी को आप उसी को फिर से एक बार रिकलेक्ट कर लीजिए। उन्होंने क्या बोला हुआ था? वो तो बाद में पार्टी भी छोड़ दी थी, वो तो कांग्रेस में आ गई थी, फिर उनको कैसे उन्होंने अपने साथ ले लिया है। तो क्या करते हैं नहीं करते हैं इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन लोगों में एक आतंक व्याप्त हो गया है कि पता नहीं क्या कर दें। जो इनके खिलाफ बोलेगा उसको क्या कर दें, इसका कोई किसी भरोसे नहीं रह गया है, इसलिए कोई बोलता नहीं। अच्छा, जो बोलता है वो ज़्यादातर लोग डरे हुए हैं, बहुत कम लोग हैं जो नहीं डर रहे हैं, लेकिन उनकी बात अगर वो बोलें भी तो कौन सा, पता नहीं आप कैसे हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आ गए, आपको किसने सजेस्ट कर दिया? अब सर मुझे किसी ने सजेस्ट नहीं किया है, और हमारी बात तो आप दे भी नहीं पाएंगी। जितनी बात मैं कह रहा हूँ ये सब आप नहीं दे पाएंगी। ऐसी कोई बात नहीं है सर, हमारे चैनल पे ये सारी चीजें चलेंगी। और आपको मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि अगर हम लोग कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, कहीं कुछ बोल भी देते हैं, तो अखबारों में ठीक से छपता ही नहीं है। वो किसी 7वें 8वें पेज पर किसी कॉलम में थोड़ा सा छाप दिया जाता है। देखिए, आपने जितना भी इंटरव्यू दिया है, जितनी भी बातें बोली, ये सारे हमारे चैनल पे चलेंगे। ऐसी कोई खुशी होगी कि आप इसको चलाइए, बिल्कुल चलेगा, आप इसको चलाइए। और देखिए, हम लोग अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को जान रहे हैं कि जो व्यवस्था चल रही है, ये सबके ऊपर एक आतंक का वातावरण फैला करके खाली ये मोदी जी महान, मोदी जी महान। अरे अभी मोदी जी को पुराने नेताओं से बहुत कुछ सीखना बाकी है। अब वो क्या सीखेंगे? उनकी उम्र 72-73 साल हो रही है, क्या सीखेंगे? उनको जो सीखना था वो सीख करके वो देश को सिखा रहे हैं। लेकिन सवाल इतना ही नहीं है, वो देश बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। डेवलपमेंट का कोई काम, जो दिखावा है, सारा दिखावा कि अच्छा कुछ बिल्डिंग बना दो, कुछ सड़कें खड़ी कर दो, कुछ स्टेडियम बना दो। अब वो सरदार पटेल स्टेडियम जो था, उसको इन्होंने नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिया। ये कहाँ तक उचित था? आप सरदार पटेल की उतनी बड़ी मूर्ति लगाए और वो उसके बाद उनके नाम के स्टेडियम को अपने नाम से कर रहे हैं, क्यों? अच्छा, सरदार पटेल का किसके नेता थे? इनके नेता थे। इनके पास कौन कौन फ्रीडम फाइटर थे? आज कांग्रेस के ही नेताओं को अपना बना करके और उसी को हाईलाइट करके अपना काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो ये लोगों में भ्रम फैला रहे हैं, जो भी निर्णय उस समय होते थे, सरदार पटेल इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे कांग्रेस के, उनको इग्नोर करके कोई निर्णय हो ही नहीं सकता था। उन सारी समितियों को सदस्य होते थे या उसके अध्यक्ष होते थे, उनकी सहमति से, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो या कोई भी नेता उस समय का रहा हो। सरदार पटेल इतनी बड़ी पर्सनालिटी थे, उनको इग्नोर करके वो सरकार कोई फैसले ही नहीं कर सकती थी। और ये ऐसा बताते हैं जैसे सरदार पटेल को सब लोग इग्नोर कर दे रहे थे, उनका कोई महत्व ही नहीं था। ये महत्व ये कर रहे हैं, वो लोग नहीं कर रहे जी। तो ये आपने देखा कि ये गोरखपुर से कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद हरिकेश बहादुर जी थे, और इन्होंने जो बीजेपी पे, जो विपक्ष पे इतना ज़्यादा जो उन पे कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क किया है कि तानाशाह की सरकार है। तो आपको क्या लगता है, जो बीजेपी है या फिर जो विपक्ष है, वो तानाशाह की सरकार है जो अत्याचार कर रही है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही एक नए शख्सियत से मैं आपको बहुत जल्द मिलवाऊंगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।